हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आपके तैयारी में हम भी भागीदार बनते हैं और आज से आप लोगों के लिए एकदम टकाटक 30 क्वेश्चन जो है वह लाइव सेशन में लेकर आए हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और इससे पहले कि हम अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करें, आप फटाफट अपने दोस्तों को लिंक भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों को भी फायदा पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आइए 30 चुनिंदा क्वेश्चन जो इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं उनको डील करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है और बहुत ही मजेदार सेशन रहने वाला है, इसलिए आप सेशन के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ, जो है वह आई डैश दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। गांधी जी का जो एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, आई बिलीव दैट, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित करी है उस सभ्यता को पूरे विश्व में कहीं भी जो है वह पराजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिलीव्ड। आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही धमाकेदार है। क्वेश्चन है डैश इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट। कि सभ्यता जो है वह सिविलाइजेशन जो है वह वास्तविक अर्थ में हमारी चाहतों पर आधारित नहीं है कि हमारी चाहतें बहुत ज़्यादा है। तो ये सभ्यता हमें नहीं सिखाता, हमें सभ्यता ये सिखाता है कि जो चाहते हैं उस पर जो है वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा सिविलाइजेशन। यानी इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है एडुकेशन इज अ प्राइम डैश ऑफ नेशनल पर्पस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो हमारा जो भारत इज माई होम, जो कि एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, उससे लिया गया है और उन्होंने कहा है कि एडुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी राष्ट्र के निर्माण की जो सबसे बड़ी ये औजार है, हथियार है, वो क्या है? वो आपका एडुकेशन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताओ कमेंट करके। इंस्ट्रूमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्क्स हैज टू एस्पेक्ट्स। काम के दो पहलू होते हैं। द फर्स्ट इज वर्क ऑन वन सेल्फ एंड सेकेंड इज वर्क फॉर। यहाँ पे जो है वह डॉक्टर हुसैन अपील करते हैं भारतीय लोगों से, इंडियन से, कि आप जब तक काम को दो मॉड्यूल में नहीं करेंगे, एक खुद के लिए और दूसरा सोसाइटी के लिए, तब तक हमारा सोसाइटी डेवलप नहीं होगा। तो पहला जो काम का जो है वो मॉड्यूल है वो है वर्क ऑन ओन सेल्फ और दूसरा क्या है? वर्क फॉर सोसाइटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। नानू काका वाज टू अ स्टे फॉर। नानू काका कितने दिन तक ठहरने वाले थे? ये क्वेश्चन जो है वह पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर का जो चीफ कैरेक्टर है नानू काका, उससे रिलेटेड है। और नानू काका दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ जो है वह अपने भांजे से मिलेंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक वहाँ रुकेंगे। कितने दिन तक रुकेंगे? 2 से 3 दिन तक, 2 और 3 डेज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी डैश ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। रॉन्गफुल का मतलब गलत, डीड्स का मतलब कर्मों का। कि ये जो क्वेश्चन है वो आई हैव अ ड्रीम से लिया गया। ये एक स्पीच है आई हैव अ ड्रीम और इसके जो लेखक हैं वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जब लिंकन मेमोरियल हॉल में स्पीच दे रहे थे तो वो लोगों से अपील कर रहे थे कि हम लोग जो ये आज़ादी के लिए एक मुहिम छेड़े हुए हैं, इस मुहिम में जो है हम लोगों को कभी भी बुरे कर्मों का जो है वो गिल्टी नहीं होना है, बुरे कर्मों का दोषी, यानी गलत तरीके से हम लोगों को आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट आइए एक बार। आप लोग जो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, निश्चित रूप से इस सेशन को शेयर कीजिए। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डैश। यहाँ पर देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपील कर रहे हैं लोगों से लिंकन मेमोरियल हॉल में कि हम लोगों को जो है अपने संघर्ष को जो है वह एक नैतिकता, एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा के जो है वह पैमाने को मेंटेन करते हुए कंडक्ट करना है। यानी वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, यानी हमको अपना जो संघर्ष है वो जारी रखना है हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, यानी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को मेंटेन करते हुए, ध्यान रखते हुए हम लोगों को अपना
अपना संघर्ष क्या करना है, जारी रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ फायर। ये जो क्वेश्चन है वो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है, और जिसमें इंसान ने सबसे पहले आग को जो है वो वाइल्ड वीड्स से बचने के लिए इन्वेंट किया था, यानी जंगली जानवरों से, जंगली आघातों से बचने के लिए किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर वाइल्ड वीड्स। यानी फायर का पहला यूज क्या है, तो जंगली आघातों से बचने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड टू डाई। क्या कारण है कि 6 वर्ष के बच्चे मर जाया करते थे। तो भाई 6 वर्ष के बच्चों से आप बहुत ज़्यादा काम करवाओगे तो वो मरेगा ही। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि जो 6 वर्ष के बच्चे थे उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, एक्सेस वर्क करवाया जाता था, और ये उनके डेथ का क्या बनता था, कारण बनता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस वर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, इस सेशन में अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश रूफ टाका इज अ काइंड ऑफ। रूफ टाका क्या है, देखिए एक रूफ टाका जो है बांग्लादेश में एक प्रकार का फेरी टेल्स होती है, जो कि घर की जो बड़ी महिलाएं होती है या ग्रैंड माँ होती है, बच्चों को जो है वह क्या करती है, सुनाती है परियों की कहानी। तो ये रूफ ठोका क्या है, एक फेरी टेल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा अगला प्रश्न है डैश विजिटेड एन इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है बाबू, विशाल। मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बंटू पेशेंट्स का हॉस्पिटल था, उसको किसने विजिट किया था, और वहाँ की जो पिटिएबल कंडीशन था उसको किसने डेपिक्ट करने का काम किया था। तो ये जो है वह सेलिया केटजिंगर हैं। सेलिया केटजिंगर ने वहाँ बंटू पेशेंट्स के हॉस्पिटल को विजिट किया और उसको डेपिक्ट किया, उसके पिटिएबल कंडीशन को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस मींस फ्रीडम इन। अगर बात करेंगे प्रेस के फ्रीडम की, तो फ्रीडम होना चाहिए प्रेस का टेक्निकल और रिस्ट्रिक्टेड सेंस में। यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वह कैसा होना चाहिए, टेक्निकल अर्थ में होना चाहिए। तकनीकी तरीके से प्रेस को क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। किसी भी तरीके से उस पर कोई डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वह पब्लिक का हो या गवर्नमेंट का हो। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। व्हाट मिस सेयर्स वांट्स टू सी इंडिया। अब ये बात करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट की। तो ये क्वेश्चन जो है मिस सेयर्स का एक जो ट्रैवलर्स है, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे है, उससे लिया गया है। और इसमें मिस सेयर भारत आकर के जानना चाहती है, यहाँ के युवाओं को सुनना चाहती है, यहाँ के किसानों से बात करना चाहती है। तो यहाँ जो है आकर के वो मेन रूप से जो है वह लिसनिंग यंग माइंड्स, यानी युवाओं को सुनना चाहती है। और गांव के जो किसान हैं, पीजेंट्स इन विलेजेस, गांव के किसानों से वो क्या करना चाहती है, बात करना चाहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है हु हैज ब्रोकन द प्रॉमिसेस ऑफ इंडिया इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ये 1914 से लेकर 1918 तक, और इस समय हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे। तो इंग्लैंड के इशारे पर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किए थे, और ये उन्होंने भरोसा दिलाया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इंग्लैंड ने जो है वह वादा तोड़ा था ऐसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और पूरा सेशन एकदम चुनिंदा क्वेश्चनों से, वीवीआई क्वेश्चनों से भरा हुआ है। आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक आ सके। स्वीटेस्ट लव इज रिटेन बाय। स्वीटेस्ट लव एक पोएम है जो कि लिखा गया है किसके द्वारा भाई, तो जॉन डनी के द्वारा। और जॉन डनी के बारे में एक पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। कैसे पोएट हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट हैं। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर इज। द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज सैड फॉर, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है, इस पोएम में जो पोएट हैं वो किसके लिए जो है वह उदास हैं, तो वो अपनी बिलव्ड के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, यूँ कह सकते हैं अपनी वाइफ के लिए जो है वह क्या है, सैड हैं। किसके लिए सैड हैं, तो अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी वाइफ के लिए सैड हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश इज इनविटेबल।
क्या जो है वह अपरिहार्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। अपरिहार्य मतलब जिसको हम लोग टाल नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, मौत ही एक सच है भाई, और मौत को कोई टाल नहीं सकता है, यानी डेथ जो है वह इनविटेबल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन है प्रेम्स आर रोलिंग ऑन। प्रेम्स आर रोलिंग ऑन, इसका मतलब क्या है? ये प्रेम्स क्या होता है भाई? तो बच्चों की 3 पहिए वाली जो गाड़ी होती है उसको हम लोग प्रेम्स बोलते हैं, और प्रेम्स रोल कर रहा है, ये लाइफ के कंटिन्यूटी को सजेस्ट कर रहा है। क्या सजेस्ट कर रहा है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की निरंतरता को सजेस्ट कर रहा है कि हमारा लाइफ कंटिन्यू है। और एवरी सेकेंड, हर सेकेंड हम लोग किधर बढ़ रहे हैं भाई? तो हर सेकेंड हम लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हर सेकेंड, घड़ी का घूमता हुआ सेकेंड हमें अपने कब्र की तरफ ले जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि ह्यूमन इज मूविंग टुवर्ड्स हिज डेथ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा कि इंसान हर समय, हर पल अपने मौत की तरफ रुखसत हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे चलिएगा अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। व्हाई इज द सन सेड टू बी मैच्योरिंग? ये टू ऑटोमन से लिया गया है क्वेश्चन। टू ऑटोमन में सन को मैच्योरिंग क्यों कहा गया है? सन को मैच्योर क्यों कहा गया? तो भाई सन कब मैच्योर होगा? सन अपने हीट के लिए जाना जाता है, तो जब उसमें बहुत ज़्यादा हीट रहेगा और वो कॉन्स्पेरेसी के द्वारा जो है वह ऑटोमन सीजन से कॉन्स्पायर करके जो है वह फलों को पकाने का काम करता है। तो क्यों हम लोग सन को मैच्योरिंग कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ हीट, यानी धूप के कारण, गर्मी के कारण हम लोग सूर्य को क्या कर रहे हैं? मैच्योरिंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट आप लोग लाइक बटन पे जो है वह हथौड़ा चलाते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वाल्टर डी ला मेयर वॉज बॉर्न इन। सबसे पहले खास बात जान लेते हैं वाल्टर डी ला मेयर के बारे में कि इनको हम लोग चिल्ड्रंस पोएट कहते हैं, और ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है। और इनका जो जन्म होता है वो 1873 कब होता है? 1873 ऑप्शन नंबर है। और इनका जन्म इंग्लैंड में होता है, इसलिए ये इंग्लिश पोएट कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग जो है वाल्टर डी ला मेयर के डेथ को कमेंट करके बताइएगा कब हुआ था। एन इपिटैफ इज रिटेन बाय। एन इपिटैफ जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इपिटैफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मकबरे पर हम लोग खुदाते हैं, लिखवाते हैं कुछ, वो आपका जो है वह क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन कहलाता है। और एन इपिटैफ जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो एन इपिटैफ पोएम जो है वह वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्टर डी ला मेयर चिल्ड्रंस पोएट। तो फटाफट लाइक बटन को क्लिक कीजिए आप लोग। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। व्हेन वाज हिज पोएट्री द सोल्जर रिटेन? जो पोएम है द सोल्जर वो कब लिखा गया था? तो देखिए द सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है, और या इसको हम लोग वार सोनेट कह सकते हैं। और सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोएम, 14 लाइन्स की कविता को क्या कहते हैं भाई? सोनेट्स कहते हैं। और ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। और ये रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो पोएम लिखा है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले लिखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि 1915 में इनकी मृत्यु हो जाती है सेप्टिकेमिया बीमारी के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। What was theme of the poem द सोल्जर? द सोल्जर जो है वह उस पोएम का थीम क्या है? तो मैंने पहले ही कहा कि एक पैट्रियोटिक पोएम है, तो पैट्रियोटिज्म इसका थीम होगा। हम लोग पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन पे विचार कर लेते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इस पोएम के पहले स्टेंजा का पहला लाइन ही यही कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में बस इतना सोचना। तो यानी लेखक कहते हैं कि मेरे मरने के बारे में सोचो। तो थिंक अबाउट सोल्जर्स डेथ, यानी सैनिकों के मृत्यु के बारे में सोचा गया है इस कविता में, उसके बारे में बात करी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इन फर्स्ट स्टेंजा हु इज मैकेबेटी? मैकेबेटी मिस्ट्री कैट, बहुत ही मिस्ट्री पोएम है भाई। और इसमें जो है वह एक कैट को जो है वह मॉन्स्टर क्रिमिनल माना जाता है। और इसके माध्यम से जो इस पोएम के लेखक टी.एस. इलियट हैं, जिनके बारे में खास बात याद रखना है, 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है भाई। नोबेल प्राइज का इसलिए आपको याद रखना है। और
पहले स्टेंजा में जो मैकेविटी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कैच के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि एक मॉन्स्टर क्रिमिनल के रूप में है ना हर प्रकार के क्राइम को करता है। और पोएट ने इस पोएम को बड़े ही इरॉनिकल अंदाज में लिखा भाई, बहुत ही मस्त वाला आंसर था इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। बात करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट की, तो ये क्वेश्चन जो है वो फायरहाइम से लिया गया है, और ये फायरहाइम के जो लेखक हैं वो एक इंडियन मूल के, वो इंडियन ओरिजिन के ही पोएट हैं, के अंदारूवाला के द्वारा लिखी गई। और इस पोएट में लेखक जो है वो जोरोस्ट्रियंस रहते हैं, यानी पारसी धर्म के रहते हैं, और यहाँ पे वो लोग अग्नि पूजक समुदाय के लोग होते हैं, और वो लोग अपना जो अंत्योष्टि होता है वो टावर ऑफ साइलेंस पे करते हैं। लेकिन टावर ऑफ साइलेंस के अभाव में उन्होंने जो अपने पहले संतान था, फर्स्ट बोर्न था, उसको जो है वह आग के क्या किया था, हवाले किया था। और कभी ऐसा मानते हैं कि ऐसा करके वो सीनर हो गए हैं, पापी हो गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बोर्न, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन है डैश बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन। देखिए बात करेंगे प्रीपोजिशनल कंसेप्ट की, तो बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, एकदम गांठ बांध लीजिए, फटाफट बांध लिए। चलिए ठीक है, बिलोंग के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। जोरोस्ट्रियन रिलीजन, कौन जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो फायरहाइम के जो राइटर हैं के अंदारूवाला, ये आईपीएस भी रह चुके हैं भाई, पुलिस सर्विस में भी थे, इंडियन पुलिस सर्विस में। तो ये जो है वह क्या है, जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करने वाले पोएट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई वाज द पोएट टू वेट एट वाटर ट्रॉफ। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ये स्नैक चैप्टर से लिया गया है, और लेखक को पानी के नाद पर, ट्रॉफ क्या होता है भाई, नाद, पानी का जो नाद होता है ना उसको ट्रॉफ बोलते हैं। तो लेखक को क्यों वेट करना पड़ा था, क्योंकि इनसे पहले एक सांप आया हुआ था नाद पे पानी पीने के लिए, और सांप आया हुआ था, तो ये सेकंड कमर थे, यानी दूसरे नंबर में पहुंचे थे। तो इसलिए इनको लगा कि नहीं भाई मुझे वेट करना चाहिए, और वो वेट करने की वजह क्या थी, ड्यू टू स्नेक, सांप के कारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों तक जरूर इसे पहुंचाइए। कमला दास इज़ा, बात करेंगे कमला दास की, तो कमला दास जो है वह मलयालम और इंग्लिश दोनों लिटरेचर में इनकी अच्छी खासी पकड़ रही है, और ये जो है वह पोएट भी हैं और राइटर भी हैं, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पोएट और राइटर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश प्रेफर अ स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म को कौन जो है वह कम आंकते थे, उनको ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हार्दिक होना, स्वाभाविक होना ज्यादा महत्व रखता है धनी होने के बजाय। तो ऐसा सोच हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे उनका था, और महात्मा गांधी जी जो है वह स्पिरिचुअलिज्म को ज्यादा प्रेफर करते थे, किससे, मटेरियलिज्म से, यानी पैसे कौड़ी से ज्यादा वेटेज को जो है वह किसको देते थे, हार्दिकता को, स्वभाव को, अपनी आत्मा को, अपने स्पिरिट को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा आपको। तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम मजे से वीडियो देख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आप कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है।